यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब आज हम बात करेंगे एएनएम एमपीएचडब्ल्यू के बारे में। फीमेल हेल्थ वर्कर जिनका अलग अलग जगह एग्ज़ाम है अपकमिंग टाइम में है, जो मे बी 15,000 तक है, जो वैकेंसीज ऑलरेडी रिलीज्ड हैं यूपीएसएससी के थ्रू भी ओएसएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। हाल फिलहाल में त्रिपुरा वालों का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका था, तो वो सभी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और गुजरात में तो वैकेंसी निकलती ही रहती है, तो यहाँ पर अलग अलग जगह जो एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर एमपीएचडब्ल्यू मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के लिए एग्ज़ाम होने हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मेडिकल एंड नर्सेज अब की तरफ से। मेरी तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग की बुक है जो आ गई है, बुक हिंदी इंग्लिश में है। आप लोग बुक के लिए डायरेक्ट लेना चाहते हैं आप लोग डायरेक्ट ले सकते हो। जिन भी लोगों ने पहले है जो पेपर्स लिए थे मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, उन सभी को इस बुक में है जो डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो भी लोग बुक फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, और जो लोग बुक को डायरेक्ट लेना चाहते हैं डायरेक्ट ले सकते हैं। बुक की खासियत ये है कि आपको 35 से ज़्यादा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के क्वेश्चन पेपर हैं, साथ में आपके जो सब्जेक्ट बेस जो आपका इम्यूनाइजेशन है, जो आपका ओबीजी है, गायनेक है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राथमिक उपचार है, वो सभी के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है। जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो हेल्थ एजेंसीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, डे हैं, वो सब आपको एक ही बुक में इंक्लूड करके दिए गए हैं। तो जो भी लोग बुक को लेना चाहते हैं डायरेक्ट भी ले सकते हैं। डायरेक्ट में आप बुक यदि आज ऑर्डर करते हैं तो आपको आज ही बुक है जो कोरियर कर दी जाएगी। और यदि जो भी लोग बुक फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे भी बुक है जो अभी शो होने लगी, लिस्ट कर दी थी मैंने कल ही, वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं फ्लिपकार्ट पे दिखा देती हूँ कि आपको बुक किस तरीके से फ्लिपकार्ट पे अभी इसको हाल फिलहाल में कल ही ऐड किया गया था। तो यहाँ पर बुक आप इस तरीके से आपको दिखेगी। बुक की खासियत यही है जो मैंने आपको बताया कि बुक में आपको मोर देन 35 से ज़्यादा एएनएम एमपीएचडब्ल्यू फीमेल हेल्थ वर्कर के क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग स्टेट के, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, डीएसएसबी, उड़ीसा, जम्मू, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला। तो यहाँ पर सभी जगह के एएनएम एमपीएचडब्ल्यू जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सब है हिंदी इंग्लिश में है। साथ में जो आपके एज़ पर योर सिलेबस जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब इसी बुक में आपको इंक्लूडेड है। बुक आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बुक वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मेडिकल एंड नर्सेज अब की ये 3rd बुक है, ऑलरेडी 2 बुक आ चुकी हैं, और जो बेटर जिनके पास भी गई हैं उन सभी के जो कमेंट्स आए हैं, रिव्यू आए हैं, वो अच्छे ही आए हैं। तो आप लोग भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे पेपर एमपीएचडब्ल्यू एएनएम का। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, और जो लोग इवन सीएचओ एनएचएम का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं वो लोग भी इस बुक को लेके पढ़ सकते हैं, आपको हेल्पफुल ही रहेगी बुक। क्लियर है? हेल्थ नर्सिंग तो यहाँ पर हम मोस्टली क्वेश्चन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जिनमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस का ट्रांसमिशन क्या है? वेक्टर ट्रांसमिशन, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर फीको ओरल रूट। पर्ट्यूसिस है जो एक इन्फेंट में होने वाली डिसीज़ है, जिसमें आपको 100 दिन की खांसी कह सकते हैं, आप 100 डेज कफ कह सकते हैं, या फिर वूफिंग कफ कह सकते हैं। और इसका ट्रांसमिशन होगा ड्रॉपलेट स्नीजिंग कफिंग के द्वारा। किसके द्वारा? स्नीजिंग कफिंग के द्वारा। पर्ट्यूसिस से आपको मे बी 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 10 क्वेश्चन, जो कि एक कंटेजियस इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, और ये जनरली इन्फेंट जिनकी एज यदि एज ग्रुप पूछें तो लेस देन 2 ईयर एज ग्रुप को अफेक्ट करेगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्नीजिंग कफिंग से मेनली फैलेगा। फिर यहाँ पे बात की जाती है पर्ट्यूसिस, जो अब डीपीटी में पर्ट्यूसिस कंटेन रहेगा। पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन नहीं दी जाती है जिन बच्चों को फिट्स की, कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कॉजेटिव एजेंट है इसका बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द माउंटेक्स टेस्ट। माउंटेक्स टेस्ट में जब पीपीडी इंसर्ट की जाती है इंट्राडर्मल रूट से, आपको एग्जाम में आता है
माउंटेक्स टेस्ट में पीपीडी है जो प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं किस रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं, तो इंट्राडर्मल रूट से। माउंटेक्स टेस्ट किया किसके लिए जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए, जिसको हम ट्यूबरक्लिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर माउंटेक्स टेस्ट में कितने घंटे के अंदर आपने पीपीडी इंजेक्ट किया तो कितने घंटे के अंदर आप रीडिंग करेंगे, 24 से 48 घंटे, 48 से 72 घंटे, 10 से 12 घंटे या फिर 2 से 4 घंटे में। तो जब आप पीपीडी इंजेक्ट करते हैं तो जो इंड्यूरेशन होता है वो सही रीडिंग दिखाएगा आपको 48 से 72 घंटे में, कितने में, 48 to 72 आवर में। और जो डायमीटर होता है वो 10 mm का होता है। यहाँ पे आपको एक इमेज ऐड करती हूँ जिससे आपको इजीली, मान लीजिए पीपीडी इंजेक्ट किया गया तो कुछ भी 10 mm का डायमीटर यहाँ पे एक सर्किल बना दिया जाता है, इस इमेज में नहीं है, सर्किल बना दिया जाता है जिसके थ्रू आपको रीडिंग करनी होती है। यदि इस सर्किल तक पहुँचती है पूरा इंड्यूरेशन रेडनेस होती है, दैट मीन्स रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। देखिए इंड्यूरेशन का मतलब है कि जो आपने पीपीडी इंजेक्ट किया उसने कोई भी रिएक्शन किया, रिएक्शन तभी होगा जब आपको ट्यूबरक्लोसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर मोर देन जब 10 तक जाता है, 10 mm तक, मतलब आप टीबी पॉजिटिव है, इंड्यूरेशन होगा, रेडनेस होगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता, दैट मीन्स क्या है, टीबी नेगेटिव, मतलब माउंटेक्स टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो क्या आई है, नेगेटिव आई है। अब यहाँ पर माउंटेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाएगा, फिर ट्यूबरक्लिन टेस्ट, टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, नेम ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी है, बीसीजी, टीएबी, साल या फिर 7। तो ओरल पोलियो वैक्सीन है 7, कौन सी, SAVIN 7। और यहाँ पर जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जिसको हम कहेंगे वो साल। अब यहाँ पर जो ओरल पोलियो वैक्सीन है दी कब जाती है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। फिर यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाने वाला डोज कहलाता है 0 डोज। एग्जाम में आता है ओरल पोलियो वैक्सीन को लेके, तो 0 डोज। तो 0 डोज कौन सा है, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको दिया जाएगा, आपके बच्चे को दिया जाएगा। फिर यहाँ पर OPV दी कब तक जाती है, तो 5 साल तक की एज तक 2 ड्रॉप है जो दी जाती हैं, 2 बूंद जिंदगी की, किसके लिए, पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। नाउ डेज इंडिया है जो पोलियो फ्री है, और मे भी कुछ टाइम के बाद पोलियो वैक्सीन को हो सकता है, एज ए न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि पोलियो वैक्सीन को जो इम्यूनाइजेशन हमारा शेड्यूल है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उससे अलग कर दिया जाए, उसकी जगह कोई और वैक्सीन को ऐड कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग एक्सेप्ट। तो सभी स्टैंडर्ड ट्यूबरक्लोसिस ड्रग मतलब प्राइमरी टीबी को ट्रीट करने वाली डॉट्स ड्रग हैं, किसी एक को छोड़कर। क्लोरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, पायरेज़िनामाइड। तो यहाँ पर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। तो टीबी की जो स्टैंडर्ड ड्रग है वो सब है किसी एक को छोड़कर। तो आप भी यहाँ पे अपने आंसर है जो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं है वो क्या हुआ, क्लोरोमाइसिन। कौन सी, क्लोरोमाइसिन। और जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर मेडिसिन है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड। ड्रग होती हैं, फिर हम ये कह सकते हैं प्राइमरी ड्रग्स होती हैं टीबी को ट्रीट करने वाली, होती हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पायरेज़िनामाइड, इथाम्ब्यूटोलन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। रिफाम्सिन रेड ऑरेंज कलर की यूरिन को कॉज करेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी एड्स क्रेनियल नर्व को डैमेज करने का काम करेगा। आइसोनियाजिड है जो न्यूरोपैथी को कॉज करने का काम करेगा। तो यहाँ पर इनके क्या है, साइड इफेक्ट हैं जो कि एग्जाम में आपको आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एज एन एग्जाम क्वेश्चन की हम बात करें, क्लोरोमाइसिन है जो स्टैंडर्ड टीबी की ड्रग नहीं है। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। तो ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन कौन है, डीपीटी, बीसीजी, टीएबी या फिर ईसीजी। तो बीसीजी का तो फुल फॉर्म होता है वैसिलाई कालमेटिक यूरिन, और जो कि टीबी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। और ये सिंगल है, यहाँ पर ट्रिपल एंटीजन ऐसा कुछ भी नहीं है। डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, ये 3 है, क्या है, ट्रिपल एंटीजन कॉम्बिनेटेड वैक्सीन है। तो यहाँ पर डीपीटी क्या होगा आपका आंसर, डीपीटी। अब डीपीटी वैक्सीन का जो पर्ट्यूसिस वाला कंटेंट है उन बच्चों को नहीं दिया जाता जिनको या तो एपिलेप्टिक फिट्स आने की समस्या हो पहले से, या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो उनके लिए, क्योंकि
इसके कारण फिट्स है जो सीजर्स हैं जो आ सकते हैं, इसलिए अवॉइड की जाती है। एग्जाम में आपको डीपीटी लिख के इसका फुल फॉर्म भी आता है, या तो पर्ट्यूसिस का पूछेंगे या फिर टिटनेस का पूछेंगे। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, ये 3 से प्रिवेंट करने वाली वैक्सीन है। नेक्स्ट वन इज the time interval between infection of suspected person and the appearance of sign and symptom of the disease, it is called as। तो टाइम इंटरवल क्या है? टाइम इंटरवल है यहाँ पर कि जब इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो जाए और आपकी बॉडी जो सिम्टम्स वो करती है तो क्या है? क्वारंटाइन, रिकवरी पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर आइसोलेशन पीरियड। तो ये टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेटरी पीरियड, और हर एक डिसीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है जो अलग अलग होता है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन रूट क्या है? ओरल, पैरेंट्रल, फीको ओरल या फिर कंटेमिनेटेड वाटर। हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी तो फीको ओरल होगा हेपेटाइटिस ए और ई के लिए। किसके लिए? हेपेटाइटिस ए एंड ई के लिए। अब यहाँ पर जो पैरेंट्रल रूट होगा, मतलब पैरेंट्रल का मतलब माँ से बच्चे में होने वाला भी हो सकता है हेपेटाइटिस बी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी से भी आपको हो सकता है। तो किस में आएगा? पैरेंट्रल रूट में। और हेपेटाइटिस बी किससे ट्रांसमिट होगा? पैरेंट्रल रूट से। अब यहाँ पर हेपेटाइटिस बी जो आपको एक और क्वेश्चन बनता है कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्स है, डॉक्टर्स हैं, एएनएम वर्कर है, तो उनमें कौन सा वैक्सीन लगा होना कंपलसरी होता है? वो होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको निडल प्रिक इंजरी से हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर ना हो इसलिए। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर कैसे ट्रांसमिट होगा? इंट्रावीनस रूट से, फीकोरल रूट से, रेस्पिरेटरी रेट्स रूट से या फिर ड्रॉपलेट से। तो जो टाइफाइड फीवर है ओरोफेशियल रूट क्या है? ओरोफेशियल रूट से ट्रांसमिट होगा। ओरोफेशियल का मतलब है कि मेन तो इसका ये होता है कि गंदा जो खाना पीना है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होगा, लेकिन ये जाएगा तो आपके अंदर और ओरल कैविटी के थ्रू ही, ऐसे डायरेक्ट तो कहीं से भी नहीं जाएगा। टाइफाइड का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा है ओरोफेशियल रूट। जो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है इसको क्या करेगा? कॉज करेगा। अब स्टेप लैडर फीवर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो किस में देखने को मिलता है? टाइफाइड फीवर में। नेक्स्ट वन इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया फिर स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी होता है, स्टेफाइलोकोकस की और अलग कैटेगरी भी होती है। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस ये दो अलग अलग हैं। माइकोबैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई टीबी के लिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा होता है लेप्रोसी के लिए। तो यहाँ पर आपका जो बचता है वो क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने वाला मेन इन्फेक्शन है, जिसमें आपको सर्दी, खांसी, बुखार रहेगा और इसका ट्रांसमिशन मोड होता है ड्रॉपलेट, मतलब स्नीजिंग, कफिंग के द्वारा ये फैलेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए डिप्थीरिया डीपीटी वैक्सीन का डिप्थीरिया कंटेंट है वो यहाँ पे सिंगल तो नहीं ऐड किया जाता है, डीपीटी के फॉर्म में ही दिया जाता है। बट नाउअडेज डीपीटी की जगह पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाने लगी है। तो इस पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड रहेंगी। नेक्स्ट वन इज इंक्यूबेटरी पीरियड ऑफ मीजल्स। तो मीजल्स का इंक्यूबेटरी पीरियड क्या है? 1 से 7 दिन, 7 से 14 दिन, 14 से 21 दिन या फिर 21 से 28 दिन। तो इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है मीजल्स का, तो वो होता है 7 से 14 दिन, 1 वीक टू 2 वीक्स तक। इंक्यूबेटरी पीरियड हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जब आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर होगा, आपकी बॉडी जो लक्षण दिखाएगी वो लक्षण क्या कहलाएंगे? इंक्यूबेशन। और यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होगा? वो होगा 7 से 14 दिनों का। नेक्स्ट है यहाँ पर साइट फॉर माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरक्लिन टेस्ट के लिए कौन सी साइट यूज़ की जाती है? आउटर एंड अपर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टॉइड रीजन, पोस्टीरियर लेफ्ट फोरआर्म या फिर एंटीरियर फोरआर्म, लेफ्ट फोरआर्म। माउंटेक्स टेस्ट के लिए जो पीपीडी जो प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्ट किए जाते हैं वहाँ आपके एंटीरियर लेफ्ट फोरआर्म में, कहाँ पर? एंटीरियर लेफ्ट फोरआर्म में इंजेक्ट किए जाते हैं। स्टार्टिंग में जो आपने एक इमेज देखी थी, ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर इंजेक्ट किए जाएंगे। और इस एरिया को क्या कहा गया है? एरिया आपका कहलाएगा एंटीरियर लेफ्ट फोरआर्म, लेफ्ट साइड में एंटीरियर साइड, ना कि पोस्टीरियर साइड।
नेक्स्ट वन इज मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोवाइन टाइप ऑफ ट्यूबरकुल वैसिलाइज। तो बोविन टीबी किससे फैलेगी? मिल्क से, वाटर से, एयर से कि फूड से? तो बोविन टाइप का जो ट्यूबरकुल वैसिलाई है ये फैलेगा मिल्क से, जो कि अनपास्चराइज्ड मिल्क रहेगा और मिल्क उन एनिमल्स का होगा जिनको ये ट्यूबरकुल वैसिलाई रहा हो उनके थ्रू। तो बोविन टाइप की जो टीबी फैलेगी किससे फैलेगी? मिल्क से। नेक्स्ट वन इज पेनफुल मिक्चुरेशन। तो पेनफुल मिक्चुरेशन के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? एन्यूरेसिस, डिसयूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर डायरिया। तो डायरिया में 3 या फिर 3 से ज़्यादा लूज स्टूल जाना है। डिसयूरिया का मतलब है यहाँ पर पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन जाते हैं जब आप तब आपको दर्द होगा। एन्यूरेसिस का मतलब होगा आपका बेड वेटिंग, मतलब बेड में सूसू करना। तो यहाँ पर जो पेनफुल मिक्चुरेशन है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिसयूरिया। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवाक्वेंट एनीमा इन एडल्ट। तो कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाएगा एनीमा के लिए, इवाक्वेंट एनीमा के लिए? कितने ml सॉल्यूशन यूज किया जाएगा? 100 to 250 ml, 250 to 350 ml, 500 to 1000 ml या फिर 1000 से 1500 ml तक। तो जो सॉल्यूशन यूज किया जाएगा इवाक्वेंट एनीमा के लिए वो होगा 500 से 1000 ml तक। कितना? 500 से 1000 ml तक। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू रिलीव पेन। तो कौन सी मेडिसिन है जो पेन को रिलीव करने में यूज होगी? एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक। तो जो आपने NSAID ड्रग्स पढ़ी हैं, NSAID ड्रग्स, तो यहाँ पर इन्फ्लामेटरी, पायरेटिक और एनाल्जेसिक के 3 उसमें कंसीडर कर दी जाती हैं, लेकिन ओनली पेन रिलीफ के लिए जब हम बात करते हैं तो वो कहलाएगा एनाल्जेसिक्स। क्या है? एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक्स फीवर में दिया जाएगा और एंटी इन्फ्लामेटरी जब दिया जाएगा जब आपको कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हुआ हो। नेक्स्ट वन है जो एंटीबायोटिक जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब हुआ हो। एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी को वायरल फीवर है तो एंटीबायोटिक क्यों दी जाती हैं? तो वायरल फीवर का एक रूल होता है कि वो अपने आप सबसाइड हो जाता है 2-3 दिन में, यदि सर्दी खांसी वाला बुखार होता है। एंटीबायोटिक इसलिए दी जाती हैं कि पर्सन में कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना डेवलप हो, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। नेक्स्ट इज हार्मोन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। तो मेल में टेस्टिस से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन, पिटोसिन, एंड्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो हार्मोन टेस्टिस सीक्रेट करेगी वो कहलाते हैं एंड्रोजन हार्मोन। कौन से? एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन बाय द लीडिंग सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि लीडिंग सेल्स टेस्टिस की रिलीज करेंगे। लीडिंग सेल्स कहाँ पे पाई जाएंगी? टेस्टिस पे। नेक्स्ट वन इज 1 टीस्पून कंटेंस हाउ मेनी ml। तो 1 टीस्पून में कितने ml रहेगा? 2, 5, 10 या फिर 15 ml। तो 1 टीस्पून में जो कंटेनिंग अमाउंट रहेगा ml में वो होगा 5 ml। कितना? 5 ml। नेक्स्ट वन इज 1 ml कंटेंस हाउ मेनी ड्रॉप्स। तो 1 ml में कितने ड्रॉप्स रहेंगे? 5, 10, 15 या फिर 20 ड्रॉप्स। तो जब आपसे डॉक्टर कहते हैं कि 1 ml पिला दो या फिर आप ml में नहीं पिला पाते हैं तो आप ड्रॉप्स में दे सकते हैं। तो 1 ml में कितना रहेगा? 15 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप। नेक्स्ट वन इज एवरेज वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। तो इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का जो एवरेज वजन होता है वो कितना होता है? 2 kg, 4 kg, 3 kg या फिर 5 kg। तो इंडियन न्यूबॉर्न बेबी की हम बात करें तो 2.5 kg नॉर्मल वेट कंसीडर किया जाता है। यदि इस 2.5 kg से कम में बच्चा जाता है तब उसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। तो यहाँ पर जो इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का जो वजन रहेगा वो होता है 3 किलोग्राम। एवरेज यदि ऑप्शन में आप जाते हैं तो 4 kg तक वजन देखने को मिलता है। 2.5 से 3.5 kg नॉर्मल बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है, लेकिन 4 kg जाता है तब इन बच्चों को लार्ज साइज बेबी में कंसीडर किया जाता है। और ये बच्चे जनरली या मदर को डायबिटिक हो तब ये इस तरीके के बच्चे पैदा होते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो NS बनाने के लिए 1 लीटर पानी में आप कितना सॉल्ट ऐड करेंगे? 2 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम या फिर 9 ग्राम। तो सॉल्ट कितना ऐड करेंगे आप 1 लीटर पानी में नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए? तो वो आप ऐड करेंगे 9 ग्राम। कितना? 9 ग्राम।
नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द सैक्रम। तो सैक्रम में कितनी वर्टिब्रा होती हैं? 5, 3, 4 या फिर 1? कितनी वर्टिब्रा होंगी सैक्रम रीजन में? तो जो वर्टिब्रा होंगी सैक्रम में कितनी होंगी? वो होंगी टोटल 5। कितनी? 5। जिसमें आपका आफ्टर द सैक्रम क्या ऐड होगा आपका यहाँ पर? कोकेक्स, जो कि लास्ट आपको टेल टाइप से रहेगी, वो कहलाएगा कोकेक्स एरिया। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। तो यदि नंबर में पूछे तो अब आपको कहना है 46। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कंफ्यूज ना हो। नंबर में कहें तो 46, पेयर में पूछें कि हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल्स, तब आपको कहना है 23 पेयर। कितने? 23 पेयर। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं तो फीमेल में होते हैं XX और मेल में होते हैं XY। नेक्स्ट वन इज आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ। तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट ASD है जो बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, तो यहाँ पर कब होगा? फोरामेन ओवल के कारण, डक्टस आर्टेरियोसिस के कारण, डक्टस विनोसिस के कारण, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व के कारण। तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा कि जो फोरामेन ओवल है जनरली बिफोर द बर्थ के क्या रहेगा? ये क्लोज हो जाता है। लेकिन जब आफ्टर द बर्थ के बाद भी जो एक सेप्टम है, बीच में एक होल जिसको हम कहेंगे, वो रह जाए, तब वो क्या कहलाएगा? आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। और किसकी ओपनिंग के कारण रहेगा? तो वो रहेगा फोरामेन ओवल की ओपनिंग के कारण। नेक्स्ट वन इज विच इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? विटामिन A, विटामिन K, विटामिन B या फिर विटामिन D? जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है आपका विटामिन B। विटामिन A, D, E, K ये आएंगे फैट सॉल्युबल में। फिर यहाँ पर विटामिन C और विटामिन B कैटेगरी के जितने भी विटामिन हैं वो सब किस में आएंगे? आपके विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन है, उनमें आ जाएंगे। नेक्स्ट इज क्विकनिंग मीन्स। तो क्विकनिंग का मतलब क्या है? हियरिंग ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, सडन सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द यूट्रस फेल्ट बाय द मदर, नोजिया एंड वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर सडन सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन को आप कह सकते हैं क्या? एमनोरिया। और परमानेंट सेसेशन को आप कह सकते हैं मेनोपॉज। अब यहाँ पर नोजिया वॉमिटिंग यदि प्रेगनेंसी में होता है तब आप इसको क्या कहेंगे? हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। लेकिन यहाँ पर जो माँ अपने बच्चे के पहले मूवमेंट फील करेगी वो कहलाता है क्विकनिंग, जो कि 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कोलेरा इज कॉज्ड बाय विच काइंड ऑफ बैक्टीरियम। तो कोलेरा किस तरीके के बैक्टीरिया से कॉज होगा? ट्यूबरकुल बैसिलस से, विब्रियो कोलेरा, प्रोटोजोआ या फिर एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबियासिस तो होगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन अलग है यहाँ पर। ट्यूबरकुल बैसिलाई टीबी के लिए रहेगा। विब्रियो कोलेरा क्या है? विब्रियो कोलेरा है जो बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा? कोलेरा को कॉज करेगा। कोलेरा में राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा जो कि एक क्लासिकल साइन होता है। पी सूप स्टूल देखने को मिलेगा टाइफॉइड में। कोलेरा में देखने को मिलेगा क्या? राइस वाटर स्टूल। टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन है जो एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज़ की जाती है कोलेरा को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सीवियरली अफेक्ट्स द। तो यदि आप शराब पीते हैं तो किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? किडनी, ब्रेन, स्टमक या फिर लिवर? तो नॉर्मल पर्सन का आप लिवर देखिए और जो शराब पीने वाले पर्सन है उनका लिवर देखिए, उनको सबसे ज़्यादा लिवर सिरोसिस का खतरा एक ही चीज़ से होता है, वो होता है अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से। क्योंकि अल्कोहल हो या फिर कोई भी चीज़ हो वो मेटाबोलाइज तो आपकी लिवर से जाके ही होगी। तो यहाँ पर अल्कोहल सबसे ज़्यादा किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा? वो होगा लिवर। द डिसीज इन विच द पेशेंट ब्लड डज नॉट क्लॉट ईजिली इज। तो कौन सी डिसीज है जिसमें पर्सन का जो ब्लड क्लॉट है ईजिली नहीं बनेगा? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, रेबीज या फिर डायबिटीज़। तो यहाँ पर हीमोफीलिया, रेबीज, डायबिटीज़। तो रेबीज तो आपको इस कैटेगरी में नहीं आपका आएगा, डायबिटीज़ भी नहीं आएगा। डायबिटीज़ वाले पर्सन में जो वुंड होते हैं वो इजीली हील नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हीमोफीलिया है क्या है? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण ही हो रहा है। किसके कारण? क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण ही होगा। तो यहाँ पर
जो क्लॉटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, एक होता है 8वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, मेनली कम रहेगा, 2 टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है 8वें नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण, जिसको हम क्या कहेंगे, हीमोफीलिया ए। और दूसरा होता है 9वें नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर के कारण, जिसको हम कहेंगे हीमोफीलिया बी। तो 8वें और 9वें नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण हीमोफीलिया होगा। जब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी तब क्या होगा, ब्लड क्लॉट इजीली नहीं बन पाएंगे। आपको यदि ब्लीडिंग होती है तो बहुत देर में स्टॉप होगी। नेक्स्ट वन इज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय विच काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कहा है, कौन सी मेडिसिन के खाने के कारण आपके दांतों का कलर बदल जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर पेनिसिलिन, सभी एंटीबायोटिक्स हैं यहाँ पर। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज होगी। और यहाँ पर डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन कहे थे और रिफाम्सिन होता तब आप कहते उसको कि वो सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन को खाने के बाद आपके दांतों का कलर है जो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज विच इज कॉज्ड बाय द फंगस। तो यहाँ पर कौन सा इन्फेक्शन है जो फंगई के द्वारा होगा, मलेरिया, एथलीट फूट, फाइलेरियासिस या फिर टाइफस फीवर। तो फंगल इन्फेक्शन के कारण जो प्रॉब्लम होगी वो होगी एथलीट्स फूट। क्या है, एथलीट्स फूट। नेक्स्ट वन इज द फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय। फाइलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होगा, एनाफ्लीज फीमेल मॉस्क्यूटो, एनाफ्लीज मेल मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मेल मॉस्क्यूटो। तो फाइलेरियासिस ट्रांसमिट होगा क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो के द्वारा, किसके द्वारा, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्क्यूटो के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द ग्रुप ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडीज। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, ए बी ओ ए बी। ये मैंने आपको एक इमेज ऐड करके भी कई क्वेश्चंस में पढ़ाया हुआ है कि जो ब्लड ग्रुप के टाइप हैं वो जिसमें एंटीबॉडीज नहीं होती हैं वो होगा ब्लड ग्रुप ए बी। कौन सा, ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज नहीं होंगी, इसमें ए बी एंटीजनस रहेंगे। नेक्स्ट इज डिसीज दैट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो एसटीडी डिसीज इनमें से कौन सी है, लेप्रोसी नहीं है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू आपको होगी। एड्स, ईच, स्कैबीज। तो स्कैबीज, ईच माइट इन्फेक्शन और ईचिंग ये सब स्किन इन्फेक्शन है। सेक्सुअली कॉन्टैक्ट वाली जो डिसीज है वो है एड्स। क्या है, एड्स, जो कि HIV वायरस से फैलेगी। नेक्स्ट इज टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो टाइफॉइड किससे ट्रांसमिट होगा, वाटर एंड फूड से, एयर से, टच से कि पर्सनल कॉन्टैक्ट से। तो टाइफॉइड होगा किससे, वाटर एंड फूड से, वो भी कंटामिनेटेड गंदे खाने पानी से। जो लोग रोड साइड खूब फुल्की वगैरह खाते हैं या फिर आप कुछ भी गंदा पानी पीते हैं तो उनको टाइफॉइड होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट वन इज साल्मोनेला टाइफी, इसका क्या है, कॉज है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एग्जांपल फॉर द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सी है जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिसीज है। कोल्ड जनरली वायरस के द्वारा होता है, चिकन पॉक्स भी वायरल इन्फेक्शन है, टाइफॉइड या फिर टाइफॉइड फीवर, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। क्या है, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पर जो वायरस बैक्टीरिया के थ्रू होगा वो होगा टाइफॉइड। टाइफस होता है किसके द्वारा, रिक्टीसिया, किसके द्वारा, रिक्टीसिया, जो कि एंथ्रोपोड इन्फेक्शन है, जो कि जब आपको ये जो टाइफस फीवर की जो इन्फेक्टेड एंथ्रोपोड है आपको काटेंगे तब होगा ये आपको। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऑर्थ्रोपोड इन्फेक्शन हो जाएगा टाइफस फीवर, लेकिन जो बैक्टीरियल होगा वो क्या होगा, टाइफॉइड होगा। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द इम्यूनिटी गेट बाय बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज। तो आपको कोई भी डिसीज़ होने के बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज़ के बाद, फिर आपको दोबारा वही यदि बैक्टीरिया या फिर वायरस आपको अटैक करेगा तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, नेचुरल, पैसिव, आर्टिफिशियल या फिर एक्वायर्ड। तो जो आप वैक्सीन्स के थ्रू लगवाते हैं वो तो एक्वायर्ड में आ जाएगी, जो आपकी बॉडी ने अपनी खुद से बना ली वो कहलाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। तो कौन सी सेल्स हैं जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर वाइट ब्लड सेल्स। जो सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं वो कहलाती हैं वाइट ब्लड सेल्स। कौन सी, वाइट ब्लड सेल्स। और ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स कहलाती हैं वाइट ब्लड सेल्स।
नेक्स्ट वन इज अ हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। तो एक हेल्दी पर्सन एक साल में कितने बार ब्लड डोनेट कर सकता है? 6 और 7, 5 और 6, 3 और 4 या फिर 2 और 3। तो एक हेल्दी पर्सन 3 या फिर 4 बार तक ब्लड डोनेट कर सकता है। यदि किसी को कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि ट्रांसमिट हो सकती है, तो ऐसे केस में ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो 3 से 4 बार तक ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम की बात की जा रही है, तो एक ही चीज़ को ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं। वो होता है आपका क्या? ऑप्शन में कोलेरा, हीमोफीलिया, कैंसर या फिर सिकल सेल एनीमिया। तो ये ओनली यूज़ किया जाएगा कैंसर को ट्रीट करने के लिए। किसके लिए? कैंसर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट एंड बहुत ही फेमस क्वेश्चन नर्सिंग का, रिसेंट में हम इसको मना भी चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है आप, लेकिन कब मनाते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ डे? तो अप्रैल 7 को, 7 अप्रैल को। और इस साल की 75वां हेल्थ डे हमने मनाया है इस साल। कौन सा? 75वें नंबर का हेल्थ डे मनाया है। और इस साल की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट वन इज टू रिलीव फ्रॉम डिस्निया द अप्रोप्रिएट पोजीशन टू बी यूज्ड इज। डिस्निया से राहत दिलाने के लिए आप कौन सी पोजीशन देंगे? प्रॉन, सुपाइन, साइडलाइन या फिर फॉलोअर्स पोजीशन। डिस्निया से रिलीफ के लिए जो आप पोजीशन अपनाएंगे वो कहलाएगी आपकी फॉलोअर्स पोजीशन। कौन सी? फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट इज प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन पर डे। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को पर डे कितने प्रोटीन की ज़रूरत होगी? 50 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 65 ग्राम। तो प्रेग्नेंट लेडी को पर डे जो प्रोटीन की ज़रूरत होगी वो होगी 65 ग्राम। कितनी? 65 ग्राम। कैलोरी की बात करें एडिशनल रिक्वायरमेंट की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर से 300 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। और लैक्टेशन में फर्स्ट स्टार्टिंग के 6 महीने जब आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो 550 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 550 किलो कैलोरी की। और जब आप 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, मतलब बच्चा जब वीनिंग पे आ गया हो, कॉम्प्लीमेंट्री फूड ब्रेस्ट मिल्क के साथ कुछ खाने पीने लगा हो 6 महीने के बाद, तब 400 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज द फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फंडस अम्बलाइकस तक किस वीक में पहुंच जाएगा? 16, 20, 24 या फिर 28, 16, 20, 24 या फिर 28। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप नर्सिंग में कोई सा भी पेपर दे रहे हों। तो अम्बलाइकस तक फंडल हाइट कब पहुंच जाएगी? 24 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज टोटल वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में एक जो नॉर्मल एवरेज वेट गेन होता है वो कितना होगा? 7 to 8 kg, 10 to 11 kg, 13 to 14 kg या फिर 15 to 16 kg। तो टोटल वेट गेन होगा प्रेगनेंसी में 10 से 11 किलोग्राम। कितना? 10 to 11 kg। फिर आफ्टर दैट डिलीवरी के बाद ही 5 से 6 किलोग्राम वेट है जो तुरंत सबसाइड हो जाता है। बच्चे का वजन, एमनियोटिक फ्लूइड जो बाहर आएगा उसका वजन, प्लेसेंटा का वजन। क्लियर? नेक्स्ट इज द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल एट द एज ऑफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि बच्चे का वजन है जो बर्थ वेट का डबल कब हो जाएगा? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की 12 महीने में। तो बच्चे का वजन यदि 2.5 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये डबल हो जाएगा 6 महीने की एज में, ट्रिपल हो जाएगा ये 1 साल में। यदि बच्चे का वजन 3 किलोग्राम है जब वो पैदा हुआ है उस टाइम पे, तो उसका वजन डबल हो जाएगा 6 महीने में, जो कि 6 किलो हो जाएगा। अब इसका ट्रिपल पूछते हैं कि बर्थ वेट का 3 गुना कब होगा? तो वो होता है 1 साल की उम्र में। नेक्स्ट वन इज इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम। तो इन्फेंसी पीरियड कब से कब तक का पीरियड है? बर्थ टू 1 मंथ, 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर या 3 ईयर टू 5 ईयर। बर्थ टू 1 मंथ का पीरियड कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। कौन सा? न्यूनेटल पीरियड। 1 मंथ टू 1 ईयर का पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी पीरियड। 1 ईयर टू 3 ईयर इट्स कॉल्ड द टोडलर पीरियड। क्या है? टोडलर पीरियड। 3 ईयर टू 5 ईयर जो स्कूल प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं वो पीरियड कहलाएगा। जो बच्चे LKG UKG में पढ़ते हैं वो आएंगे 3 ईयर टू 5 ईयर की कैटेगरी में। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। सभी डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। सन कैन टीयरलेस आइज रहेंगी,
लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी होगी, डिप्रेस्ड फॉन्टेनेल होंगे, डायूरेसिस होगा मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन का साइन है वो सब है, डायूरेसिस नहीं है। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ ORS एक्सेप्ट। ORS को कितने टाइम तक यूज़ किया जाता है? 24 आवर तक, आफ्टर दैट इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसके कंटेंट में होगा सोडियम क्लोराइड, शुगर होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ऐड नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो माल न्यूट्रिशन के सभी कॉमन फॉर्म है, किसी एक को छोड़कर। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, मरासमस है, क्वासियोरकर है, वेरी विटामिन की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम है, ना कि माल न्यूट्रिशन और कुपोषण में आएगा। किसके कारण है? विटामिन की डेफिशिएंसी में आएगा। तो यहाँ पर वेरी नहीं होगा। बाकी PEM है, मरासमस है, क्वासियोरकर है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब आप ओरल पिल्स लेते हैं, ओरल पिल्स ले रहे हैं आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो पहली पिल आप कब स्टार्ट करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2nd डे, 7th डे, 5th डे या फिर 10th डे। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे 5th डे। कब? 5th डे। तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग MP ग्रुप 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं या फिर अलग अलग स्टेट CHO के पेपर्स लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।